नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि संविधान और विधि में किस प्रकार के सवाल आपको यूपीएससी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसको हम सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे बल्कि हम आपको डिटेल में उन सवालों के उत्तर को समझाएंगे कि उत्तर कैसे निकल रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ मूल विधि का देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह से मैं जो हमारा ऐप है कर्नल एकेडमी का, जो कि प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, उस ऐप में हमने मूल विधि और संविधान के सारे टॉपिक रख दिए हैं। इसके अलावा जो लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं उनको समय समय पर उसी ऐप में आवश्यकता अनुसार कुछ अतिरिक्त भी वीडियो मिलेंगे टॉपिक से रिलेटेड। इसके अतिरिक्त हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले वीडियो भी हम बना रहे हैं, जो कि समय के साथ अपडेट होते जाएंगे आपके उस कोर्स में। यानी कि आपको पहले पढ़ाया गया है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, उसका वीडियो अपलोड होगा। आवश्यकता अनुसार जो तत्कालिक मुद्दे होंगे, हाइलाइटेड धाराएं होंगी, उसका भी अलग से वीडियो उसमें अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स वगैरह भी उसमें रहेंगे। ये सारी सुविधाएं आपके पास उस वीडियो कोर्स में दी जाएंगी। बाकी तो हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह के सवाल बनते हैं मूल विधि। और इसमें ज़्यादातर हमने जो 10 सवाल लिए हैं उसमें मूल विधि के सवाल ज़्यादा हैं, संविधान के सवाल थोड़े से हमने कम रखे हैं अपेक्षाकृत मूल विधि के, क्योंकि कई लोग हैं जो संविधान के सवालों से ज़्यादातर परिचित होते हैं। मूल विधि उनके लिए अपरिचित विषय जैसा होता है, इसलिए हमने इसमें बढ़ा करके यानी कि एक मिसलेनियस क्वेश्चन हमने तैयार किया है। लेकिन ऐप पर जो हमारे वीडियो होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे। जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सवाल होंगे अलग से एक वीडियो में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के सवाल होंगे, एक वीडियो में आपको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के सवाल सॉल्व कराए जाएंगे। इस प्रकार के वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे आपको ऐप पर कर्नल एकेडमी के और वीडियो कोर्स वाले सेक्शन में। पहला सवाल मूल विधि का हम लोग देखते हैं। लिखा है नेमो डिबेट प्रोइडम कासा बिस वेक्सारी का क्या अर्थ है। वास्तव में मूल विधि आपके लिए एक नया विषय है, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज को छोड़ करके बाकी किसी परीक्षा में विधि का पेपर होता नहीं। कंपटीशन वाले परीक्षाओं में, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये शामिल है। तो पहले आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो पहले ना पढ़े हों, थोड़ा अजीब लगता है, पर इतना आसान मुझे लगता कोई और विषय नहीं होता अगर आप उसको ढंग से पढ़ें। तो सवाल है नेमो डिबेट प्रोइडम कासा बिस वेक्सारी का क्या अर्थ है। कई बार सूत्र होते हैं, बहुत सारे सूत्र हैं विधि में जो आप कहते हैं लैटिन भाषा से लिए गए हैं। उन सूत्रों को रख करके सीधे इस तरह से सवाल पूछा जाता है। हमने आपको अपराध दंड का सिद्धांत पढ़ाया है जो कि ऐप पर उपलब्ध है। अगर कोई छात्र उसको पढ़ा है तो वो उसका उत्तर दे सकता है। पहला है न्यायालय अभियुक्तों की निर्दोषिता की उपधारणा करेगा। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध ना हो जाए। यह भी किसी न किसी सूत्र का अर्थ है। कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। ये अभियुक्त के संरक्षण का तथ्य है। अपराध के तत्वों को सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होगा। ये अपराध और दंड का एक सिद्धांत है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यही इसका उत्तर है। और
ये मैंने आपको पढ़ाया है अपराध दंड के सिद्धांत में, यानी नेमो डिबेट प्रोइडम कासा बिस वेक्सारी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 में भी लिखा हुआ है, पर 20 संविधान में ऐसे सूत्रों का प्रयोग नहीं है। ऐसे सूत्रों का प्रयोग आईपीसी में और दूसरी अन्य विधियों में किया गया है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। आइए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह भी मूल विधि का सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का प्रश्न है ये। आपके सिलेबस में छोटे छोटे एक्ट भी हैं जिसको माइनर एक्ट कहा जाता है, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक एक्ट है जिसको आप रासुका कहते हैं, उसका प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत बनाया गया निरोधादेश निम्न आधारों पर अवैध या अप्रवर्तनीय होगा। कौन सा आधार सही है, सवाल ये है। सवाल का मतलब ये रहा, मैं आपको समझा देता हूँ, तब तक आप चाहें तो अपने मन में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जो रासुका किसी के ऊपर लगाई जाती है, वो रासुका कब अवैध मानी जाएगी, इन दो विकल्पों के आधार पर कौन सा वो विकल्प सही है जिस आधार पर रासुका लगाने का आदेश अवैध हो जाएगा। पहला देखिए क्या है, जब किसी व्यक्ति को आदेश बनाने वाले अधिकारी की अधिकार क्षेत्र सीमा से बाहर निरुद्ध किया गया हो। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो आदेश बनाता है, यानी रासुका लगाता है, मैंने आपको एक्ट में पढ़ाया है कि रासुका जिला दंडाधिकारी, पुलिस कमिश्नर या राज्य सरकार लगा सकती है, इसके अलावा कोई रासुका नहीं लगा सकता किसी व्यक्ति के ऊपर। तो जिस अधिकारी या सरकार ने लगाया है, अगर उसके अधिकार सीमा क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो रासुका अवैध हो जाएगी। ऐसा प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो धारा 6 है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो रासुका लगाता है, जिला दंडाधिकारी, पुलिस कमिश्नर या राज्य सरकार, ये पूरे भारत में लागू होती है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार रासुका लगाती है और आप महाराष्ट्र में पकड़े जाते हैं, यानी उस सीमा से बाहर निरुद्ध किए जाते हैं, तब भी ये वैध माना जाएगा, अवैध नहीं होगा। यानी कि ये गलत है। इनके प्रश्न के अनुसार एक सही नहीं होगा, यानी कि अवैध इस आधार पर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। दूसरा है, जब फरार व्यक्ति के विरुद्ध रासुका लगाई गई हो, यानी प्रश्न ये कह रहा है कि अगर फरार व्यक्ति के विरुद्ध रासुका लगाई जाती है तो वह अवैध या अप्रवर्तनीय होगा। ऐसा भी नहीं है। इसी अधिनियम की धारा 7 ये कहती है कि फरार व्यक्तियों के खिलाफ भी रासुका लगाई जा सकती है। यानी कानूनन ये दोनों सही हैं और वैध होंगे, यानी अवैध कोई विकल्प है ही नहीं। यानी कि दोनों विकल्प गलत हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों विकल्प वास्तव में कानूनी रूप से सही हैं और ये वैध हैं, तो अवैध हो ही नहीं सकता। अवैध कराने वाला कोई भी विकल्प सवाल में मौजूद नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ये आईपीसी का एक प्रश्न है, मुकदमों से संबंधित है। यूपीएसआई की परीक्षा में बहुत सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आते रहे हैं, तो एक प्रश्न हमने उसका भी उठाया है। प्रश्न है, हत्या के अपवाद से संबंधित वाद कौन सा है? आर बनाम प्रिंस, दशरथ पासवान बनाम बिहार, केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र, मोहित पांडे बनाम सम्राट। आर बनाम प्रिंस ये प्रिवी काउंसिल का केस है, बहुत पुराना केस है ये अपराध की अवस्थाएं और सन्निकटता से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित ये वाद है।
कई और में इसका रेफरेंस लिया जाता है। दशरथ पासवान बनाम बिहार का जो केस है ये हत्या के अपवाद से संबंधित है। यानी कि कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है अपनी मृत्यु को होना सहन करे और फिर किसी व्यक्ति को सहमति में ले कि तुम मुझे मार दो, तो वह व्यक्ति जो मारेगा वो हत्या का दोषी नहीं होता बल्कि वो आपराधिक मानववध का दोषी होगा। तो ये उत्तर यहाँ पर एक सही होता है, हत्या के अपवाद से संबंधित। के.एम. नानावती जो केस है जिस पर एक फिल्म भी बनी थी, रुस्तम पिक्चर देखा होगा आपने, इसका भी हत्या के अपवाद वाले टॉपिक में ही इसका रेफरेंस लिया जाता है। लेकिन के.एम. नानावती जो अचानक और गंभीर प्रकोपन, हत्या का पहला अपवाद होता है कि अचानक और गंभीर प्रकोपन में अगर किसी व्यक्ति को जान से मार दिया गया है तो वह आपराधिक मानववध माना जाता है। यानी कि इस मुकदमे में अचानक और गंभीर प्रकोपन की कसौटियां तय की गई थी, लेकिन के.एम. नानावती को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। यानी इसका जिक्र उस चैप्टर में तो है, लेकिन के.एम. नानावती ने जो हत्या के अपवाद को लेकर के अपना पक्ष रखा था उसे न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया था। यानी वो इस चैप्टर का हिस्सा तो है, लेकिन इस केस में इन्हें हत्या का अपवाद नहीं माना गया था। मोहित पांडे बनाम सम्राट, ये एक अलग केस है। ये दुष्प्रेरण से संबंधित मुकदमा होता है। सती प्रथा को लेकर के बहुत पुराना केस है। बनाम सम्राट यानी प्रिवी काउंसिल में जब केस होते थे तो इंग्लैंड के क्राउन के खिलाफ केस किए जाते थे, तो बनाम सम्राट आया करता था। यानी कि शुद्धतम रूप में अगर देखा जाए तो हत्या के अपवाद से संबंधित जो वाद रहा जिसमें हत्या का अपवाद माना गया वो दशरथ पासवान बनाम बिहार का था। लेकिन उसी चैप्टर से संबंधित के.एम. नानावती भी है। दोनों मुकदमों को हमने इसलिए डाला है ताकि इस क्वेश्चन के जरिए हम आपको दोनों का अंतर बता सकें। इस केस में हत्या के 5 अपवादों में से प्रथम अपवाद को बड़े बाकायदे डिस्क्राइब किया गया है के.एम. नानावती के केस में। यानी उस टॉपिक से संबंधित तो है, लेकिन के.एम. नानावती को हत्या के अपवाद का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। दोनों में से अगर एक चुनना हो तो आप ये चुनेंगे, बाकी चैप्टर का हिस्सा ये भी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच संबंधी शक्तियों के विषय में कौन से कथन सही हैं? साक्षी की उपस्थिति एवं शपथ पर समन जारी करने की शक्ति। साक्षी मतलब जब मामला दर्ज होता है तो पूछताछ के लिए जिसको बुलाया जाता है पक्षों को, उसको साक्षी कहा जाता है। तो उसकी उपस्थिति कराना और शपथ पर समन जारी करना, यानी एफिडेविट के जरिए स्टाम्प पर समन जारी करना, यानी नोटिस जारी करना, यानी उसको बुलाना, इसकी शक्ति है। ये बिल्कुल सही है। साक्षी पर दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, यानी तमाम दस्तावेज जिनका परीक्षण करना है उसके लिए न्यायालय का आदेश जारी करने जैसा अधिकार, ये भी है। दूसरा भी सही है। न्यायालय या कार्यालय के अधीन लोक लेखा को तलब करना, यानी क्या कुछ उसमें लेखा पत्र बनाए गए हैं, कितना विवरण है, कितने आंकड़े हैं खर्चे के, इन सब को तलब भी कर सकते हैं। और इस तरह से डी ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 2 और 3 ये सभी सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार से संबंधित है। ये मूल विधि का सवाल ये भी है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। गलत। अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
गलत। जितना केंद्र सरकार आवश्यक समझे, जितना राज्य सरकार आवश्यक समझे। जब मैं इसको गलत काट रहा था तो शायद कुछ लोग जो पुराना अधिनियम पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि मैं उत्तर गलत बता रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2019 में सूचना अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है और ये संशोधित टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इसका वीडियो बनाया और आपको ऐप पर अवेलेबल भी है, यूट्यूब पर ये पब्लिक भी किया गया था। पहले 5 वर्ष कार्यकाल होता था, लेकिन अब ये बदल गया है। अब केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह कितना आवश्यक समझते हैं, कब तक बनाए रखना चाहते हैं, तब तक इनका कार्यकाल होगा, अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का। अगला सवाल मूल विधि का फिर से है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, अभियुक्त का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के तहत होगा, और दूसरा है, इस अधिनियम के तहत संक्षिप्त विचारण नहीं हो सकता। हम आपको समझाते हैं। अभियुक्त का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के तहत होगा, ये प्रावधान किया गया है धारा 5 में। यानी साफ निर्देश दिया गया है कि जब भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त अभियुक्त का विचारण यानी न्यायालय में ट्रायल किया जाएगा तो वो विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के तहत ही होगा। अब ये वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया क्या होती है, ये उस पूरे चैप्टर में हमने बता रखा है। बड़े मामले होते हैं, मोटे तौर पर जान लीजिए, जो बड़े मामले होते हैं जिसमें समय समय पर साक्ष्य गवाहों को शामिल किया जा सकता है, मामला लंबा चलता है, तारीख पर तारीखें पड़ती रहती हैं, वारंट मामले होते हैं। संक्षिप्त विचारण का मतलब होता है कि सारे साक्ष्य, सारे बयान एक साथ ले लिए जाते हैं और उसको 1-2 तारीखों में, 3 तारीखों में निपटा दिया जाता है, फैसला कर दिया जाता है। छोटे मोटे मामले होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो सत्य तो यही है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के तहत होगा, ऐसा धारा 5 में साफ निर्देश दिया गया है। लेकिन धारा 6 में कहा गया है कि अगर विशेष न्यायाधीश आवश्यक समझे तो संक्षिप्त विचारण भी कर सकेगा, आवश्यक समझने पर। लेकिन विकल्प क्या कह रहा है, इस अधिनियम के तहत संक्षिप्त विचारण नहीं हो सकता। हो सकता भाई, धारा 6 के तहत हो सकता है, तो ये वाला विकल्प हो जाता है गलत। इसका मतलब है कि केवल 1 नंबर सही है, यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, एक सवाल आपके सामने है संविधान का। संविधान पढ़ने की तो आपको वैसे भी आदत रही है, तमाम परीक्षाओं में संविधान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। आपके जीवन और आपके देश को चलाने में भी इसका रोल है, इसी का रोल ही है आप कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप बड़ी आसानी से देंगे। पढ़ते हैं हम। ए, जो कि एक अमेरिकी मूल का व्यक्ति है, जो 1 जुलाई 1948 से भारत में अधिवासी मतलब अस्थायी रूप से इसका निवासी है। संविधान लागू होने पर उसकी स्थिति क्या होगी? यानी नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी इस व्यक्ति को जो अमेरिकी मूल का है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब वहीं हो गए, मूल शब्द का मतलब यही हुआ। और रह कब से रहा? 1 जुलाई 1948 से भारत में। तो क्या होगा जब संविधान लागू होगा, तब क्या होगा? भारत का नागरिक स्वतः माना जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? तो मैं बता दूं, अनुच्छेद 5 के तहत कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत में निवासी है और उसके माता पिता और वह भारत में जन्मा है, तो भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा। तो ये तो जन्मा नहीं भारत में।
या उसके माता पिता में से कोई जन्मा है तब भी नागरिक हो जाएगा, तो माता पिता भी नहीं जन्मे हैं इसके। या वह संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो तो भी हो जाएगा। तो लेकिन ये तो 5 साल से रह नहीं रहा है, ये तो 1948 से रह रहा है, यानी कि करीब करीब 2 साल पहले से रह रहा है, तो भारत का स्वतः नागरिक तो नहीं होगा ये। पंजीकरण करवाने के पश्चात नागरिक होगा। पंजीकरण इनका नहीं हो सकता है। पंजीकरण नहीं हो सकता है का मतलब है कि अगर ये विवाहित व्यक्ति हैं भारत के किसी नागरिक से, या भारत में पिछले 7 वर्षों से निवास कर रहे हैं, तभी इनका पंजीकरण हो सकता है, अन्यथा पंजीकरण नहीं हो सकता। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, भारत सरकार की अनुज्ञा के अधीन नागरिकता प्राप्त होगी। भारत सरकार की अनुज्ञा वाला जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 7 में, और उसमें ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात अस्थायी रूप से निवास करने के लिए पाकिस्तान चले गए भारत से और बाद में लौट आते हैं, तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक कि भारत सरकार की वह किसी अनुज्ञा के अधीन वह वापस ना आए हों। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये भारतीय नहीं था कि पाकिस्तान चला गया, ये तो अमेरिकी मूल का है, तो ये भी उसके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी बचा क्या, अब उसको दिए गए विकल्पों में से नागरिकता प्राप्त नहीं होने वाली है। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला देखिए, संविधान का सवाल है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। बिल्कुल सही है, ये निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं। मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर होता है। होता क्या है इसमें, जब राष्ट्रपति के चुनाव का मत मूल्य निकाला जाता है तो पहले विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। यानी कि हर राज्य में राज्य की जनसंख्या में से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है 1000 का गुणा करके। इस तरह से एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकाल लिया जाता है किसी राज्य में, फिर टोटल संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो उस राज्य के विधायकों का मत मूल्य आ जाता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का इस तरह निकाला गया, ऐसे ही मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, सारे प्रदेश का मत मूल्य निकाल लिया जाएगा। फिर संसद सदस्यों का जब मत मूल्य निकाला जाता है तो इन विधानसभा सदस्यों के समस्त मत मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का सीधे भाग दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचित संख्या का भाग दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का मत मूल्य बराबर ही आएगा, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर होता है। ये गलत है, क्योंकि विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य तो आप अलग से निकाल रहे थे अभी, और हर राज्य के विधानसभा का सदस्यों का मत मूल्य भी अलग अलग होगा, तो तीसरा गलत है। यानी कि 1 और 2 सही है, मतलब ये उत्तर आपका सही होगा। अंतिम 9वां सवाल देख लीजिए मूल विधि का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए परामर्श करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। सवाल का अर्थ ये है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं वो लोग कौन होंगे, कौन उनका चयन करेगा। तो उस चयन को करने के लिए
एक समिति होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पूरा मैंने पढ़ा करके वो हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद है वो। तो इसमें प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, केंद्रीय गृह मंत्री भी होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता, उपसभापति होता है, ध्यान दीजिएगा। उपसभापति अगर विकल्प में होता तो फिर ये भी उस चयन समिति का हिस्सा होता। सभापति यानी उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति उस चयन समिति में नहीं होते। 10वां क्वेश्चन, विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अपराध के लिए प्रत्येक मामले में क्षति का होना आवश्यक है। आवश्यक है। प्रयत्न, दुष्प्रेरण या षड्यंत्र में क्षति नहीं होती। अगर हम षड्यंत्र कर रहे हैं किसी से कि आज हमें हावड़ा ब्रिज उड़ा देना है, आज हमें इंडिया गेट उड़ा देना है, इंडिया गेट भले ही ना उड़े पर हम दोषी हो जाएंगे, यानी बिना क्षति के भी अपराध हो सकते हैं। क्षति के जो अपवाद हैं वो हैं प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र, यानी अपराध के लिए प्रत्येक मामले में क्षति का होना आवश्यक है, ये गलत है। बिना क्षति के भी अपराध हो सकते हैं। कुछ मामलों में दुराशय के बिना भी अपराध घटित होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कठोर दायित्व, द्विविवाह, मानहानि, लोक उपताप, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो हमने अपराध दंड के सिद्धांत में पढ़ाया है आपको। उसमें बताया गया है कि कुछ अपवाद हैं दुराशय के, जहां मनुष्य के मन में दुर्भावना नहीं होती तब भी अपराध हो जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है। तीसरा देखिए क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम 9 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ 9 गलत है। 12 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है अधिकतम, यानी कि सिर्फ 2 सही है। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से आपने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि विविध टॉपिक से हैं, अलग अलग टॉपिक के सवाल इसमें रख दिए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं मूल विधि में जिसमें एक प्रश्न किसी और अधिनियम का, एक विकल्प किसी और अधिनियम का और दूसरा विकल्प किसी और अधिनियम का, दोनों को मिलाकर के एक सवाल, यानी 2 अधिनियमों से एक सवाल बनाते हैं। तो उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग अधिनियमों के अलग अलग सवाल बना करके उसके वीडियो बना करके हम ऐप पर भी अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ से वो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।